Welcome everyone and welcome to our YouTube channel. And in this video, we are going to study about chapter Weavers, Iron Smelters and the Factory Owners Class 8 History. So देखिए जो हमारे चैप्टर का नाम है, अगर हम बात करें वो है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर. इज दैट क्लियर? सो इसके अंदर देखिए हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे. सबसे पहले हम वीवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कंडीशंस क्या थी इंडिया में अंग्रेजों के आने से पहले, और जिसको हम ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे चैप्टर में. ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी सिचुएशन क्या हुई, ब्रिटिशर्स के द्वारा मार्केट पे कैसे कैप्चर किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट था, उसके बाद उनकी हालत कैसे हुई अप टू वर्ल्ड वॉर 1. ये सब बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के अंदर. इज दैट क्लियर? सो चलिए लेट्स स्टार्ट द इंट्रो पार्ट. सो अगर हम देखें इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं 17th सेंचुरी के आसपास से, कि सूरत जो एक बहुत अच्छा पोर्ट सिटी था जहां पर व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, वहां पर काफी सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज आती हैं जैसे डच, ब्रिटिश, ठीक है, पोर्टुगीज, फ्रेंच एक्सेट्रा. काफी सारे यहाँ पर इस पे अपनी किस्मत आजमाते हैं सो दैट इस एरिया पे अगर वो कैप्चर कर लेते हैं तो उनको एक ट्रेड में बेनिफिट होगा और प्रॉफिट होगा. अब वो प्रॉफिट कैसे लेते थे? देखिए सबसे पहले जो सिस्टम था वो इस प्रकार से था कि यूरोप में अरब के लोग बेसिकली व्यापार करते थे और उन अरब के लोगों से उनको टेक्सटाइल के बारे में पता चलता है. किनको बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से पता चलता है कि यस दिस टेक्सटाइल इज ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी. ठीक है, उनको पता चलता है कि जी हाँ ये इंडिया से आया है. सो दे ऑल्सो वेंट इनटू द सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट. सो इसी में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है फिर स्टार्ट धीरे धीरे. एंड एज यू नो Britain becomes workshop of the world. वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो आपको ध्यान रखना है वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कौन सा देश था? ब्रिटेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, सो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्ट होने का एक इफेक्ट हुआ, वो इफेक्ट था कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. सी इंडिया में जब कंपनीज आई बाहर से यूरोप से, तो उनका जो मेन टारगेट था सबसे पहले वो था ट्रेड. ठीक है, सबसे पहला जो मेन टारगेट था वो था ट्रेड. बट द ट्रेड वाज वेरी बेनिफिशियल, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलवाता था. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बीच में आ जाता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन में यहाँ पर क्या मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें हम मशीन्स का यूज करें, फैक्ट्रीज बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए, सो दैट वो प्रोडक्ट बल्क में भी बने. ठीक है, और चीप तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली जब बल्क में बहुत सारा बनाएंगे उस अलग अलग रॉ मटेरियल से. तो इसके लिए उनको चाहिए थी मार्केट. ठीक है, और मार्केट कहाँ पे था? देखिए बहुत सारी बड़ी मार्केट इंडिया में अवेलेबल थी, तो इसके लिए उस पर कॉलोनाइजेशन करना जरूरी था, कब्जा करना जरूरी था. यह अंग्रेजों की तरफ से आप देख सकते हैं उस टाइम पे. ठीक है, तो ये जो मार्केट थी आप देख सकते हैं इंडिया में डाइवर्स हमारा कल्चर है, डाइवर्स हमारे पीपल है, तो इसलिए इजीली मार्केट मिल सकती है. आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं सब चीजें इजीली. सो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो मैन्युफैक्चर्ड गुड था कहां से? यूरोप से. यूरोप से जो चीजें बन रही थी स्पेशली यूरोप के अंदर ब्रिटेन से, ठीक है, उसने इंडिया की मार्केट को क्या कर दिया? फ्लडेड कर दिया. इट मींस उन्होंने अपना सामान काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, मार्केट के अंदर, और उसको स्टॉक करने लगे. स्टॉक के लिए देखिए किस चीज की जरूरत थी? वेयर हाउसेज की. अब वेयर हाउसेज का भी एक इफेक्ट पड़ा वहां पर कि मान लीजिए किसी एक मंथ में उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट अपना खरीद लिया, ठीक है, उसको वेयर हाउस में रख दिया, तो जो अगले महीने या उससे आगे आने वाले 2-3 महीने तक उसको वो यूज करेंगे, उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को, तो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले लोग थे जो जिनको हर महीने काम चाहिए था, उनके लिए काम हो गया कम. ठीक है, और धीरे धीरे करके वो खुद जाकर कहां पर जाने लगे? टाउन्स में. किसकी तलाश में? जॉब्स की तलाश में. वो हो गए अनएम्प्लॉयड. तो ये हमारा इफेक्ट पड़ा, यहां पे आप देख सकते हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ इसके अंदर, दैट इज इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. सो यू कैन सी दैट इंडियन टेक्सटाइल फेमस था, फाइन क्वालिटी था, काफी अच्छा हमारा मटेरियल था. हमें जानने के लिए ये मान लीजिए हमें हमारे बताना नहीं पड़ता था कपड़े के बारे में, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि यूरोप के लोग उसके नाम से ही जान जाते थे. और इसी बीच क्या होता है कि जब उनको नाम पता लगता था, सो दे यूज्ड दैट इन देयर लैंग्वेज. तो
उसकी वजह से क्या हो जाता था बेटा, वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता था, कपड़ों के नाम थोड़े से चेंज हो जाते थे, वो हम देखेंगे इसमें। अब देखिए अगर हम इंडियन टेक्सटाइल की बात करें और दुनिया की मार्केट की बात करें, सो 1750 तक क्या था कि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन के कपड़ों का, ठीक है। कॉटन के टेक्सटाइल्स का इंडिया यहाँ पर 1750s यानी 18th सेंचुरी के मध्यकाल तक, मिड तक इंडिया कॉटन के टेक्सटाइल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, लार्जेस्ट दुनिया का। वाई? हमारी फाइन क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से हम फेमस थे, याद रखिएगा, हमारी फाइन क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए हम फेमस थे दुनिया में, ठीक है। और क्वालिटी फाइन है तो देखिए लोग अपने आप जाने लग जाते हैं। तो यूरोपियन कंपनीज को पता लगा कि ठीक है ये कपड़ा हमारा फाइन है, ये हमने पढ़ लिया था। सो दे स्टार्टेड बाइंग दैट प्रोडक्ट पर्टिकुलर, ठीक है, एंड सेलिंग यूरोप। तो ये जो जितना भी व्यापार था ये उनके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल व्यापार था, ठीक है। अगर वो 100 से स्टार्ट करके कोई चीज खरीदते इंडिया के कपड़े वगैरह, तो वो बाद में उसको 200 300 400 रुपए में बेच सकते थे, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल व्यापार था। एंड व्हाट हैपेंड देन, इतना प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने 100 रुपए देने कैसे बंद किए, कब्जा करके, ठीक है। कब्जा करके क्या करते, हमसे ही टैक्स लेते और उसी टैक्स से वो अपना मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीद लेते, ठीक है। रॉ मटेरियल यहीं से खरीदते और रॉ मटेरियल को यूज कहां पे करते, अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एंड दोस प्रोडक्ट्स वर वेरी चीप, बहुत सस्ते थे वो प्रोडक्ट्स। एंड उन्होंने हमारी मार्केट के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि सस्ते थे। और महंगी चीज तो देखिए रिच लोग ही खरीद सकते हैं, तो इसलिए इंडिया का कपड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हुआ, रिच लोग तब भी खरीदते थे। सो यूरोपियंस ने ये किया, सेलिंग बाइंग का काम। फिर क्या होता है देखिए, यहाँ पर नए वर्ड्स का ओरिजिन होता है, फॉर एग्जाम्पल जीन्स, मुस्लिम एक्सेट्रा। सो कुछ ये नए वर्ड्स आते हैं कपड़ों के जो पहले यूज नहीं किए जाते थे, जिनको हिंदी में कुछ बोलते थे, लेकिन यूरोपियंस ने अपने खुद की लैंग्वेज को जोड़ के एक नया वर्ड बना दिया, ठीक है। सो चलिए देखते हैं उनके बारे में। तो वर्ड हमें बताते हैं हिस्ट्रीज, ठीक है, वर्ड्स हमें बताते हैं हिस्ट्रीज। सो यूरोपियंस फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया बाय कैरिड बाय अरब्स। सो एज यू नो, देखिए यूरोपियंस पहले डायरेक्ट व्यापार नहीं करते थे इंडिया से, कौन करते थे, तो अरब्स, ठीक है। सो अरब्स यहाँ पे क्लॉथ में व्यापार करते थे, टेक्सटाइल में व्यापार करते थे, वो यूरोपियंस के पास अपना लेके जाते, तो उनसे मुलाकात हुई जब पता चलता है यूरोपियंस को कि फाइन कॉटन क्लॉथ इंडिया से आया है, ये हमने डिस्कस कर लिया। सो वेयर दे एनकाउंटर्ड फर्स्ट इन मोसूल, इराक, ठीक है। इराक में मोसूल नाम की जो जगह है वहां पर उनको मिलता है वो कपड़ा, फाइन क्वालिटी, उनकी मुलाकात होती है अरब के लोगों से। एंड दैट क्लॉथ स्टार्टेड टू बी नोन एज मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, इज दैट क्लियर। एंड पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन 1498, लैंडेड इन कैलिकट, केरल। सो देखिए ध्यान दीजिएगा, कैलिकट केरल में वो लैंडिंग करते सबसे पहले वास्को ड गामा, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस टाइम पे राजा कौन था कैलिकट का, ठीक है, ये आपको बताना है कि कैलिकट का राजा कौन था उस समय जब वास्को ड गामा आया। एंड व्हाट हैपेंड, कॉटन टेक्सटाइल को उन्होंने नाम दिया कैलिको। क्या नाम दिया वहां की कॉटन को, कपड़े को, कैलिको। कहां से आया ये नाम, कैलिकट से, बिकॉज दे डिडंट नो, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है ना, उनको वहां की लोकल लैंग्वेज में बोलना नहीं आता था, दो सो दे मेड देयर ओन नेम्स, यूज देयर ओन प्रोनाउंसिएशंस फॉर दैट, एंड दे मेड द न्यू नेम नोन एज कैलिको। और ये कैलिको हो गया फेमस बाद में, कहां पर, यूरोप में। यूरोप में डेफिनेटली रिच फैमिलीज, नोबल्स, किंग्स एक्सेट्रा के परिवारों में। वाई, सेम वही बात, देखिए क्वालिटी अच्छी थी तो दुनिया जान जाती है, ठीक है। तो यही हुआ, कैलिको फेमस हो गया और कपड़े का नाम कुछ और था वैसे लोकल में। अब देखिए दूसरा नाम आता है बंधन। तो ये बंधन जो है ये ब्राइटली कलर्ड कपड़ा होता है, टाई एंड डाई मेथड से होता है, बांध के ऐसे उसको फिर टाई किया, बांध दिया, फिर उसके बाद हम उसको कलरिंग करते हैं, डाई करते हैं और खोलते हैं, तो एक टाई एंड डाई मेथड से बंधन जो कपड़ा है वो बनता है, ठीक है। अब कुछ मार्केट होती है इन कपड़ों की, कुछ मार्केट्स बड़ी स्पेशल होती है कि ये कपड़े वहीं मिलेंगे आपको, वो है काशी मजार, उस टाइम की पटना, कलकत्ता, उड़ीसा। देखिए आज भी ये है, ठीक है ना, आज भी ये मार्केट्स है, ऐसी बात नहीं है, बट नई मार्केट एमर्ज होती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे सेंचुरीज बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में कुछ डेवलपमेंट होती है, सो मार्केट भी नई नई आ जाती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ यहीं पे मटेरियल मिलेगा, ठीक है। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज वर्ड्स,
पॉपुलैरिटी ऑफ द क्लॉथ। अब देखिए कपड़े का जो नाम है यूरोप में, इंडिया में भी इसका नाम यूज करने लगे भाई, क्योंकि यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, कैलिको बोलते हैं, चिंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यह नाम यूज होने लगा पूरी दुनिया में, जहां जहां पर हमारे प्रोडक्ट जाते थे या जहां पर जानते थे कि इंडिया से प्रोडक्ट आया है, एटलीस्ट वहां पे। वाई? क्योंकि कपड़ा पॉपुलर था भाई, जो पॉपुलर है उसका नाम कैसे भी लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसको लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉपुलर व्यक्ति है, उसके नाम थोड़ा अलग हो तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाती है अलग अलग कंट्रीज में, सो इट डज नॉट मीन कि उसको कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है, देखिए पहला है जो पटोला क्लॉथ फ्रॉम गुजरात, यू कैन सी हियर इटसेल्फ, इसका कलर इसके कलर में और इसके डिजाइन कलर में आप फर्क देख सकते हैं। सो बंधन जो है राजस्थान गुजरात का है, ये आपका क्वेश्चन बनते हैं सभी से। चिंट्स का आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो जगह है वो है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम कह लीजिए या फिर मसोलीपट्टनम कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये नाम देखिए पहले मछलीपट्टनम था, एक फिश का एरिया था, फिश पोर्ट का एरिया है जहां पर मछली का पालन होता था, तो इसका नाम यूरोपियंस ने आगे क्या रख दिया, मसोलीपट्टनम, ठीक है, उनके अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। तो आप ये कपड़ा देख सकते हैं, देखिए ब्राइट है, टाई एंड डाई मेथड से बनाया गया है, ये थोड़ा सा इससे अलग अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है। कलरिंग थोड़ी सी लाइट है इसकी, हल्की सी, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको डिजाइन मिलेंगे काफी अच्छे अच्छे, अलग अलग एनिमल्स के भी मिल सकते हैं, फ्लावर्स के हैं यहाँ पर, तो ऐसे आपको डिजाइन मिल जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाइए आपके पास, देखिए इंडियन वीवर्स के साथ क्या हुआ। देखिए महिला हंस रही है क्योंकि इसको इसके पास काम है, ठीक है, इसको समय पे काम मिला हुआ है, कपड़े बनाने का, धागे बनाने का काम मिला हुआ है, खुश है, लेकिन इनको मायूस कैसे किया गया। देखिए 1830s में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडियन मार्केट में अपने कपड़ों को भर दिया, इतने सस्ते कि कोई भी उसको खरीद सकता था उस टाइम पे, ठीक है। और दूसरी बात देखिए यूरोपियन कल्चर भी एस्टेब्लिश हो रहा था, रेनेसेंस की एज थी, नया जमाना था, लोग चाहते थे हम भी यूरोपियन कपड़े पहने, कोट पैंट पहन के हम भी घूमे। 1880s तक क्या हो जाता है, 2/3 जो कपड़े हम इंडियंस उस टाइम पे पहनते थे, हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, कांग्रेस के बनने से 5 साल पहले की या उसी डिकेड की। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा इतिहास आगे का अगर हम लेके चलें इसमें, जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो उनके जो क्लॉथिंग थे वो इतने ज्यादा इंडियन भी नहीं थे, ठीक है, सभी के। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि 2/3 जो कपड़े थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, ब्रिटेन के द्वारा, इंडिया में। कब की बात है, 1880s की बात है। देन इसकी वजह से जो ग्रामीण महिलाएं थी, उनका जो स्पिनिंग का काम था, जो वो स्पिनिंग करके थ्रेड बनाती थी, वो काम हो गया खराब, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है जो हम इसमें थोड़ा सा अलग लेवल पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए गांव में अगर कोई सी महिला को काम मिला हुआ है, पहले अगर हम बात करें, ठीक है, वो उनको काम बिल्कुल अच्छे से मिला हुआ है, अपना टाइम पे सैलरी मिलता है, ठीक है, एक टाइम फिक्स है, छुट्टी मिलती है, सब कुछ है, तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है भाई। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह देखने को मिलती है गांव वगैरह के एरिया में, शहर में भी ऐसी बात नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम उस टाइम पे भी होगी, इसीलिए महिलाओं को काम चाहिए होगा, ठीक है। तो इनको कर दिया मायूस इनके प्रोडक्ट्स ने, ठीक है, इनका काम हो गया खत्म। अब जो मैन थे वो तो क्या करते थे, अलग अलग एक अल्टरनेट ढूंढ लेते थे काम का, कि ठीक है भाई मैं माइनिंग में लग जाऊंगा, मैं रोड बनाने में, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन के काम में, मैं फैक्ट्री में जाके लग जाऊंगा। बट महिलाओं को ऐसा अलाउड नहीं था ना, ठीक है, कि आप बाहर जाके काम करो, तो इनको वही अपने घर के काम करने पड़ते थे। इसीलिए हमारे इंडिया की डेवलपमेंट उस समय नहीं हो पाई, ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। वाई? क्योंकि अगर हम महिलाओं को भी बिल्कुल साथ में लेके चले डेवलपमेंट के, तो काफी ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, एक वैरायटी आएगी काम में। दैट्स व्हाई यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट काफी स्टेप्स भी ले रही है आज के टाइम पे भी, सो दैट अपलिफ्टमेंट हो महिलाओं का, उनको कुछ अच्छा रोजगार वगैरह मिले, ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़े हों, और डेफिनेटली उससे काफी इंप्रूवमेंट अपने आप परिवार में भी आ जाती है, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में कैसे स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन में तो ठीक है, उसको तो वर्कशॉप बोलते थे उस समय, लेकिन भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री वगैरह कैसे स्टार्ट हुई क्लोथ्स की। तो आप देख सकते हैं हैंडलूम पहले होता था, हाथों से बनाती थी चीजें, लेकिन एकदम से वो खत्म नहीं हुआ। मींस क्या है कि ब्रिटेन का जो चीप मटेरियल इंडिया में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, हमारा हैंडलूम कुछ नहीं बनाते थे हम हाथों से, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी रिच लोग डिमांड करते थे हाथ से बनी हुई चीजों का, ठीक है, ओके।
फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आप काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो अभी भी हाथ से बनते हैं, जिनकी डिमांड है, ठीक है ना। तो 1900 तक क्या हुआ, लगभग 84 मिल्स बॉम्बे में खुल गए। और आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और बताएंगे कि पहला कॉटन मिल कहां पर खुला था, ठीक है, पहला कॉटन मिल कहां पर ओपन हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा, पहला मिल अगर हम बात करें अहमदाबाद में कब खुला, 1861 में। सो आपके लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि अहमदाबाद में पहला कॉटन मिल कब खुला, 1861 में। आप इस साइड इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है, कि इंडियन वर्कर्स इसमें है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अहमदाबाद में पहला कॉटन मिल वगैरह कब खुला टेक्सटाइल का, 1861 में। सो इसके बाद देखिए, यह बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो इंडिया की फैक्ट्रीज थी, क्या उनको भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो फेस सबको करनी पड़ती है, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फैक्ट्रीज के पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल थी भाई। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा देखें पीछे मुड़ के, ब्रिटेन में जब फैक्ट्रीज खुली थी तब उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने इंडिया के सामान को बैन कर दिया, इंपोर्ट को बैन कर दिया, या फिर उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया, सो दैट वो सामान महंगा हो जाए, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज बहुत अच्छे से चले। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया को फिर भी सस्ते सामान से compete करना पड़ता था। ब्रिटेन में हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा था, हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। देखिए, ब्रिटेन को लोकल प्रोटेक्शन मिली थी, उनके पार्लियामेंट से प्रोटेक्शन मिल रही थी, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, जैसा चल रहा है वैसे ही चलना था। क्योंकि ओवरऑल बेनिफिट तो देखिए ब्रिटिश लोगों को ही हो रहा था, यहाँ से भी बिके सामान, चाहे यूरोप से बिके, ओवरऑल बेनिफिट तो उनका ही था। सो यहाँ पर देखिए, पहली बार हमारा जो कॉटन की टेक्सटाइल मिल्स में जो फैक्ट्रीज का स्पर्ट ये क्या होता है कि बढ़ावा देखने को मिला, बहुत ज्यादा अमाउंट में डेवलपमेंट देखने को मिली, वो हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 टू 1918। वाई? क्योंकि देखिए उस समय क्या था, यूरोप की सारी जो मार्केट थी वो इतनी कपड़ों के लिए ओपन नहीं थी, ठीक है ना। वाई? वही वर्ल्ड वॉर 1 में किसकी डिमांड थी, वेपन्स की, एयरक्राफ्ट्स की, लोहे की, आयरन स्टील, गाड़ियों की, एक्सेट्रा की। तो यहाँ पर गाड़ी मीन्स आर्मी की, ठीक है। तो इस समय यूरोप की जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनमें क्या बन रहा था, वर्ल्ड वॉर के लिए सामान। तो उन्होंने किसकी तरफ नजर की, इंडिया की तरफ, कि सर आप एक काम कीजिए इंडिया, आप हमारे लिए क्लॉथ बना के देंगे, ठीक है। तो उस समय हमारे यहाँ पर कुछ बढ़ावा देखने को मिलता है फैक्ट्रीज का, ठीक है। सो यस, this was all in this part. Okay, so like, share, subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Okay, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट के साथ। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू एवरीवन।